नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कल हमने ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक पढ़ा था, जो बेसिक था उसका, उससे आगे आज ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी जो पार्ट्स होते हैं, बाहरी जो पार्ट होते हैं, अंदर जो पार्ट होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के अंदर सबसे पहले मेन टैंक आता है। मेन जो टैंक होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जिसके अंदर ऑयल भरा होता है, और जो टैंक है उसके अंदर ऑयल वाइंडिंग होती है और कोर, जिसपे जो कोर होती है, जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है वो, और एक ऑयल जो इसके अंदर पूरे में ऑयल होता है, और ये वाइंडिंग इस पे हो गई। ये तीनों चीजें मेन टैंक के अंदर होती हैं। ये जो मेन टैंक होता है ये इस्पात का बना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेन टैंक किस चीज का बना होता है, तो उसमें इस्पात के अंदर बना होता है। अब आता है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये वाइंडिंग होते हैं, ये दो, ये वाइंडिंग का जो तार होता है वो जो होता है तांबे का तार होता है। उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उसमें जो तार यूज में लिया जाता है वो तांबे का तार होता है। वो सुपर इनेबल तार होता है। सुपर इनेबल तार, तांबे का तार काम में लिया जाता है। इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है। इस साइड जो जो स्रोत होता है, या जिसको हम सोर्स बोलते हैं, सोर्स या स्रोत बोलते हैं, वो वाला पार्ट होता है, वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। और जो लोड वाला स्थिति है, जहाँ से हम लाइट लेते हैं या जो पावर हमें मिलती है, वो वाला होता है लोड, जिससे लोड जुड़ा होता है, वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग के अंदर से हमने कल बात की थी, जो प्राइमरी के अंदर अगर लपेटों की संख्या कम है और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या अधिक है, तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और अगर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, अगर जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर जो वाइंडिंग जो है, इसके अंदर जो लपेटों की संख्या है, अगर ये प्राइमरी में सेकेंडरी के लपेटों में से अगर कम है, अधिक है, कम वाला तो स्टेप अप हो गया, और इसमें अगर अधिक है, पहले वाली में अगर प्राइमरी वाइंडिंग में जिसको हम स्रोत से या सोर्स से जोड़ते हैं, उसमें अगर लपेटों की संख्या अधिक है, और लास्ट के अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें अगर लपेटों की संख्या कम है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये अपन ने कल डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद आगे आता है बुकोज रिले। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये बुकोज रिले होती है, जिसको हम बुकोज रिले, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर ये ट्रांसफार्मर का जो ये मेन टैंक होता है उसके अंदर होती है। ये बुकोज रिले, इसका ये कार्य होता है कि अगर जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, अगर ये ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसके अंदर कोई भी अगर स्पार्किंग वगैरह या फिर कोई दोष अगर उत्पन्न हो जाता है, अगर ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर अगर कोई भी दोष उत्पन्न हो जाता है, तो ये जो बुकोज रिले है इसके अंदर एक अलार्म होता है, वो बजने लग जाता है, जिसके कारण हमें उसमें जो लॉस, मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है उसका हमें पता चल जाता है और अपन उससे निजात पा लेते हैं। ये होता है बुकोज रिले होती है। इसके बाद में आता है ऑयल लेवल इंडिकेटर। ये ऑयल जो इसका ऑयल का जो लेवल होता है कि हमें अंदर से पता नहीं चल सकता कि कितना ऑयल का लेवल है, तो इसके अंदर एक ऑयल इंडिकेटर लगाया जाता है, जिससे अपन ऑयल का जो लेवल है उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर कम है तो इसके अंदर ऑयल को वो डाला जाता है। उसके बाद में आता है ब्रीदर। उसके बाद में ब्रीदर आता है। जो ये ब्रीदर होता है, ये जो ब्रीदर होता है, ये ब्रीदर अर्थात सांस ब्रीथिंग करने का काम होता है इसका। जो अपन जैसे अपने का जो फेफड़े होते हैं उसी प्रकार ये ब्रीदर होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। जो जो बाहर की हवा है उसको अंदर, और अंदर की हवा उसको बाहर लाने के लिए ले जाने के काम करता है ये ब्रीदर।
इस ब्रीदर का सिर्फ यही मुख्य कार्य होता है कि ये जो अब बाहर की जो वायु है उसको अंदर, और जो अंदर की जो वायु है उसको बाहर भेजता है। सिर्फ यह श्वसन का कार्य करता है, इसलिए इसे ब्रीदर नाम दिया गया है। और ये जो ब्रीदर है इसके अंदर एक जेल जिसको हम सिलिका जेल बोलते हैं, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। जो कि इसमें जो अगर वायु है, जो ब्रीदर के अंदर जो वायु आ रही है उसके अंदर कोई अगर नमी है, इसके अंदर जो नमी है उस नमी को वे जितनी भी जो नमी उसको सोख लेता है। अब जो करने के बाद में नमी को सोखने के बाद में इसका जो रंग होता है ना, कलर, वो चेंज हो जाता है। ये सिलिका जेल का जो रंग है उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसको सिलिका जेल को स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टिंग में इसका कलर होता है, इस रंग इसका हल्का नीला, इसका स्टार्टिंग में फिर हल्का नीला या फिर गहरा नीला होता है, गहरा नीला और हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी होता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ सिलिका जेल। यानी कि जब स्टार्टिंग के अंदर सिलिका जेल होती है उसका जो रंग होता है ना वो हल्का नीला होता है और गहरा नीला भी होता है और हल्का गुलाबी भी होता है। इस 3 प्रकार के कलर में अपने को सिलिका जेल मिलती है, जो अपन स्टार्टिंग में मार्केट से जो लाते हैं उसका हल्का नीला, गहरा नीला और गुलाबी रंग रहता है, हल्का गुलाबी। और जब ये सिलिका जेल है वायु में से जो बाहर से वायु आ रही है उसको जब सिलिका जेल के अंदर जो वायु अंदर आती है तो उसके अंदर जो भी नमी होती है वायु के अंदर, उस नमी को सिलिका जेल सोख लेती है। सोखने के बाद में इसका रंग बदल जाता है। सिलिका जेल का जो रंग है जो बदल जाता है। अगर सिलिका जेल का रंग पहले हल्का नीला था तो अगर इसका पहले नीला था ना, अगर हल्का नीला या नीला था तो गहरा नीला, तो इसका रंग हो जाता है हल्का गुलाबी। नमी सोखने के बाद इसका रंग क्या हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। और अगर इसका रंग गुलाबी है, हल्का गुलाबी अगर इसका पहले से रंग है तो यह जो सिलिका जेल है उसका रंग नमी सोखने के बाद में वाइट हो जाएगा। ये हमें सिलिका जेल थी। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए एग्जाम की लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो सिलिका जेल का जो स्टार्टिंग रंग है वो हल्का नीला होता है या सफेद गुलाबी, हल्का गुलाबी, ऐसे कुछ कंफ्यूजन चलता रहता है। तो ये हल्का गुलाबी तब हो जाता है जब ये नमी सोख लेती है। उससे पहले ये हल्का गुलाबी तब होता है जब ये हल्का नीला होता है या नीला होता है, तब ये हल्का गुलाबी होता है। और नमी सोखने के बाद अगर ये पहले से हल्का गुलाबी है तो ये सफेद हो जाता है। इसलिए ये थी सिलिका जेल जो ब्रीदर के अंदर होती है और ये नमी सोखती है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपना कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक एक छोटा होता है, जो बाहर की साइड एक छोटा टैंक लगा होता है, एक छोटा टैंक होता है कंजर्वेटर टैंक। इसके अंदर भी ऑयल होता है, लेकिन ये जो ऑयल है ना, इसके अंदर ये छोटा टैंक होता है जो क्या करता है कि जो अपना मेन टैंक है इससे जुड़ा हुआ रहता है, ये मेन टैंक से जुड़ा रहता है।
इसके अंदर अगर कंजर्वेटर टैंक के अंदर वो ऑयल ऑयल होता है जो कि मेन टैंक है, मेन टैंक से जो जो ऑयल गर्म होकर अगर ट्रांसफार्मर पे लोड गिरा, लोड बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे लोड बढ़ेगा जैसे उसी प्रकार जो वाइंडिंग वाला भाग है, ये जो वाइंडिंग वाला भाग है ना, इसमें सबसे ज्यादा ये गर्म होने वाला भाग होता है, सबसे गर्म, सबसे गर्म वाला भाग होता है। यानी कि ये जो ट्रांसमीटर का है ये सबसे गर्म होने वाला भाग है, वाइंडिंग वाला। इसके अंदर वाइंडिंग गर्म हो जाती है। और वाइंडिंग किस में होती है? वाइंडिंग ऑयल वाइंडिंग कोर, कोर पे वाइंडिंग की हुई होती है, कोर ऑयल के अंदर डूबी हुई होती है। तो ये जो ऑयल है अगर वाइंडिंग गर्म होगी तो ऑयल भी गर्म होगा, तो इसके कारण जो ये ऑयल है ये गर्म होकर ये ऊपर चला, ऊपर इसका लेवल ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होने के बाद जो नलिकाएं होती है उनके द्वारा ये इसमें जो अपना कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक है इसके अंदर चला जाता है। कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाने के बाद में ये टैंक, जब इस टैंक में जो है जो ऑयल होता है ये जब तक ठंडा नहीं होता है तब तक इसमें रहता है, और जब तक इसका लोड कम नहीं होता ये ऑयल वहीं पे रहता है, और ये गर्म होते ही अपने आप वापस से मेन टैंक में आ जाता है। यह था अपना कंजर्वेटर टैंक। और इसके बाद में आता है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं इसका, हिंदी और इंग्लिश में यही नाम होता है। इसके लिए ये क्या होता है कि जो अपना मेन टैंक होता है ना, मेन टैंक और एक्सप्लोजन वेंट जो होता है ये मेन टैंक और ये कंजर्वेटर और ये दोनों कनेक्ट होते हैं, ये दोनों इसके साथ। ये जो कंजर्वेटर होता है, ये कंजर्वेटर मान लो कि ये कंजर्वेटर है और ये मेन टैंक है, तो ये जो एक्सप्लोजन वेंट होता है ना, एक्सप्लोजन वेंट है, ये जो मुख्य टैंक है ना, जो मेन टैंक है उससे और कंजर्वेटर जो है उससे एक पाइप होती है, उससे पाइप के द्वारा जुड़ा रहता है, जो इसे पाइप होती है इसे एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। इसके अंदर एक डायफ्राम पेपर होता है, इसके अंदर बीच के अंदर एक डायफ्राम पेपर होता है, हालांकि इसके ऊपर होता है, ये थोड़ा ऊपर होता है, जिससे कि ये जो इसके अंदर जो ऑयल होता है उस गर्म होने के बाद में इसका लेवल ऊपर होता है, जैसे लेवल ऊपर जाता है ये इसमें से ऑयल कंजर्वेटर टैंक में, कंजर्वेटर में इसमें चला जाता है, कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। तो जब इसका जो ऑयल है वो गर्म होता है, जब इसका ऑयल है गर्म होता है, और गर्म होने के बाद में जब इसका लेवल ऊपर होता है, उच्च होता है, और ये ऑयल जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका जो दाब है उस दाब के कारण जो इसके अंदर एक डायफ्राम पेपर होता है, इसके अंदर जो डायफ्राम पेपर होता है वो हट जाता है, डायफ्राम पेपर हट जाता है, मतलब प्रेशर होता है, जब प्रेशर पड़ता है इसके अंदर दाब के कारण ये डायफ्राम पेपर है वो हट जाता है, और जो ऑयल है वो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक के अंदर चला जाता है। उसके बाद में वो कार्य होता है जो उसको होता है कंजर्वेटर टैंक का होता है। ये हो गया बुशेज, बुशेज होते हैं, ये बुशेज दो टाइप से होते हैं, एलटी एचटी। एलटी की फुल फॉर्म होती है लो टेंशन, और ये जो एचटी है वो है हाई टेंशन। हाई टेंशन जो लो टेंशन होती है इसको, अर्थात जो लो होता है जिसके अंदर कम लोड वाला ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ पे कम लोड की आवश्यकता होती है वो लो टेंशन, और जो हाई पावर वाला होता है इसके अंदर अधिक पावर की जरूरत होती है वो होता है हाई टेंशन, है ना। तो ये है बुशेज। बुशेज का क्या होता है कि ये जो बुशेज होते हैं, जो पित्तल का पदार्थ है, ये अपने हो गया पित्तल का पदार्थ के बने होते हैं, जिसके ऊपर पोर्सलेन
पोर्सलेन, पोर्सलेन धातु होती है। ये जो ब्रुसेज होते हैं, जो ट्रांसमीटर के ऊपर जो इनकमिंग अर्थात जो स्रोत वाला और जो लोड वाला होता है, जिसके अंदर ट्रांसमीटर के ऊपर जैसे अपन कनेक्शन करते हैं, जो कनेक्टर होते हैं वहाँ पे, वो होते हैं ग्लूकोज रिले, उनको ग्लूकोज रिले बोलते हैं। उनके शेप ऐसे होती है, पूरा तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन इस टाइप की होती है, डिस्क सी होती है, जो डिस्क होती है ना, ऐसे कुछ डिस्क सी लगी हुई होती है उनके ऊपर, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर होती है। यहाँ से तो ट्रांसफॉर्मर उनके कनेक्ट होती है, एक तो इस साइड में होती है और दूसरी जिस साइड होती है, जिस साइड लोड लोड लेते हैं उस साइड में लगी हुई होती है। ऐसे डिस्क सी बनी होती है उन पे। उन ये जो डिस्क हैं, ये वैसे तो बनी होती है, पीतल का बना होता है, पीतल की होती है ये, लेकिन इसके ऊपर पोर्सिलेन धातु, पोर्सिलेन पोर्सिलेन धातु का लेप चढ़ाया जाता है। यहाँ पे अपन वायर जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं वायर, और यहाँ पे भी अपन वायर कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो ये जो इनकी प्लेट हैं या इनकी जो चकतियाँ हैं, अगर जिस साइड में चकतियों की संख्या ज़्यादा है, जिस साइड चकतियों की संख्या ज़्यादा है, वो साइड है HT, हाई टेंशन वाली, अर्थात जो जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है या जो पावर होता है वो वाली होती है, हाई टेंशन वाली साइड होती है। और जो जिसमें चकतियों की संख्या जिससे कम होती है वो है लो टेंशन वाली, जिसके अंदर LT है, LT जिसके अंदर कम पावर वाली होती है वो होती है। और इसके अंदर एक रेडिएटर होता है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर में एक रेडिएटर होता है। इसके बाद में अपन करते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप्स, कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर को अलग अलग भागों से बांटा जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर के उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर वोल्टेज है उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं, जिसमें टाइप्स टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है ना वोल्टेज। तो सबसे पहले अपना ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स होते हैं उनमें वोल्टेज के आधार पर, इसमें वोल्टेज को हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, इस हिसाब से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। इसमें वोल्टेज के आधार पर हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, इस प्रकार से। और उसी वोल्टेज के अंदर ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, जो जिसपे वाइंडिंग की होती है, ये वाली जो कोर वाला भाग होता है जिसपे अपन वाइंडिंग की जाती है, वो उस कोर की संरचना के आधार पर भी तीन भागों में विभाजित किया गया। एक ये जो फेरेट कोर है, ये अलग होती है, ज़्यादातर इनके बारे में चलता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाती है। कोर टाइप, सबसे पहले कोर टाइप, ये जो कोर टाइप है ये एल प्रकार की पत्तियों से बनी होती है, एल प्रकार की पत्ती होती है, उनको इसमें मिला के बनाया जाता है। और दूसरे होते हैं सेल टाइप, इनके सेल टाइप के अंदर ABCD का जो ई अक्षर है उसके हिसाब से जो पत्तियां होती है उनको जोड़ के बनाया जाता है, ई और एक एल, इस टाइप की जो तीन पत्तियों हैं उनको लेमिनेटेड किया जाता है। पतली पतली पत्तियां होती हैं उनको जोड़ के रिवेट करके उनको रिवेट किया जाता है, और उसके बाद में उस पर वो अपन लेमिनेशन होता है, उनको लेमिनेशन किया होता है। और लास्ट आता है सिलेंड्रिकल, जिसको अपन बोलते हैं सिलेंड्रिकल, या फिर इसको बेरी टाइप भी बोल सकते हैं, बेरी टाइप, बेरी टाइप। इसके अंदर ऐसे कुछ होता है, ये ऐसे ऊपर का जो ऊपर का भाग होता है उसके ऐसे होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं।
ये बेरी टाइप का होता है, इस टाइप का होता है कुछ। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग भी यहाँ पे होती है, यहाँ पे इसके अंदर होता है। सबसे अधिक हो जो दक्षता होती है सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर वोल्टेज मान अधिक सबसे होता है, वो बेरी टाइप होता है। उससे कम सेल टाइप, उससे कम बोर टाइप में होता है। क्योंकि इसके अंदर जो ये अपने का ईएमएफ होता है, जिसको ईएमएफ होता है, या इसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ये सब अपन आगे जो अलग जो दूसरे टॉपिक आएंगे विद्युत के, उसमें पढ़ेंगे, ईएमएफ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये ईएमएफ होता है, इसका मान इसमें जो अंदर से चलता है, ये एक इसका पथ होता है। लेकिन इसमें जो हानि होती है वो ज़्यादा होती है कोर में, और इसमें जो कोर हानि होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें जो समांतर पथों की संख्या है ना, समांतर पथ है, समान जो इसको पथ है वो एकदम सीधा कनेक्ट हो जाता है आपस में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसके बीच में जो प्रतिरोध होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके बीच में प्रतिरोध कितना होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अपन गलत करके आते हैं। तो इसके अंदर जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इनके बीच में जो प्रतिरोध होता है, यहाँ पे अर्थात ये जो यहाँ पे खाली भाग है, इसका जो यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो अनंत होता है। इसका जो प्रतिरोध वो ये इम्पोर्टेंट होता है, वो बात पूछी जाती है। ये होता है प्रतिरोध होता है जिसका अनंत होता है। उसके बाद अपन चलते हैं फेराइट कोर, जो दूसरी है फेराइट कोर। फेराइट कोर, फेराइट कोर लोहा कार्बन की बनी होती है। लोहा कार्बन, लोहा अर्थात लोहा और कार्बन को मिला के इसको बनाया जाता है। ये जहाँ वहीं पे काम लेते हैं जहाँ पे आवृत्ति उच्च होती है, ज़्यादा उच्च आवृत्ति के लिए इसको काम में लिया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, बस थोड़ा सा बेसिक सा है, ध्यान होना भी जरूरी होता है। कई बार गलती से पूछ मिले तो भी अपने को ध्यान होता है, बता देते हैं कि फेराइट कोर ये होती है। उसके बाद में अपन करते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में, पहला है वितरण ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर इसको शॉर्ट में लेते हैं, और दूसरा है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर दूसरा है पावर ट्रांसफार्मर। वितरण ट्रांसफार्मर है, वितरण ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये होता है स्टेप डाउन प्रकार का होता है, अर्थात वितरण ट्रांसफार्मर जो अपन घरों में सप्लाई आती है, यानी कि जो अपने वो घर में जो सप्लाई मिलती है ना घरों वाले, जो घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर रहते हैं वो होते हैं वितरण ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मैं इंग्लिश ज़्यादातर, मैं इंग्लिश का वर्ड इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि अगर वो क्वेश्चन अगर गलत माना जाता है तो वो जो हिंदी वाला पार्ट है उसको वो कम वैरायटी देते हैं। क्वेश्चन अगर जो इंग्लिश के अंदर होता है, अगर जो इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन सही है और हिंदी के अंदर क्वेश्चन गलत है तो वो उस क्वेश्चन को सही मानते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश वाली होती है उसको सबसे ज़्यादा वैरायटी दी जाती है इंग्लिश के अंदर। इसीलिए कुछ कुछ वर्ड है जो इंग्लिश के अंदर भी आने ध्यान होने चाहिए। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश में ना लिखे ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है, ऐसे इस टाइप से कुछ वर्ड होते हैं जिनका एग्जाम में यूज कर लेते हैं, लोग अपने को पता नहीं होता है कि इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कभी बीच बीच के अंदर जो इंग्लिश के वर्ड भी यूज करता रहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसके अंदर ये क्या होता है कि दूसरा ट्रांसफार्मर है पावर, इसके अंदर स्टेप अप होता है, सॉरी स्टेप डाउन होता है, ये
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अर्थात इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, उसमें लपेटों की संख्या अधिक होती है। इसमें प्राइमरी में तो अधिक लपेट होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसमें लपेटों की संख्या कम होती है, इसमें लपेटों की संख्या कम होती है। ये अपनी वाइंडिंग थी। और यहाँ पे अपन जो इसको बाद में वापस लिख लेते हैं, जो इसका वितरण है, इसके अंदर अपन जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वितरण ट्रांसफार्मर, उसके द्वारा अपन 3 फेज सप्लाई, इसको बोलते हैं फाइव बोला जाता है। 3 फेज सप्लाई, ये जो फेज है, ये फेज का साइन है, इसको फेज को फाइव से इंडिकेट करते हैं। जो 3 फेज सप्लाई है उसके साथ साथ 3 फेज के साथ साथ अपन 2 फेज सप्लाई भी ले सकते हैं, इससे 2 फेज सप्लाई भी ले सकते हैं। अर्थात जो वितरण ट्रांसफार्मर है, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ जो घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके अंदर अपन 3 फेज के साथ साथ 2 फेज भी काम में ले सकते हैं। और ये जो होता है, इसकी जो दक्षता होती है, वो 50% होती है। जो अपनी पूर्ण फुल डे इफिशियंसी, अर्थात पूरे दिन के अंदर जो इसकी पूरे दिन की जो एक दक्षता होती है पूरे दिन में, वो सिर्फ 50% रखी जाती है। इसीलिए जब हाल ही में जब लॉकडाउन के चलते, जब 5 अप्रैल को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे अपने को 9 मिनट के लिए ऑफ करनी है लाइट, तो कुछ अफवाहें चल रही थी कि आप अगर सभी ने लाइट बंद कर दी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो ट्रांसफार्मर है, या जहाँ पे सब स्टेशन होते हैं, उनको नुकसान होगा, लोड गिर जाएगा, लोड वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने लोड एकदम से कम कर दिया तो वहाँ पे सब स्टेशनों पे लोड बढ़ जाएगा और वहाँ पे उनका नुकसान हो जाएगा। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कभी नहीं होता, कभी लोड नहीं बढ़ता। वो पहले से 50% दक्षता लगवाता काम में देते हैं, इसलिए कभी उन पर कोई लोड नहीं बढ़ता है। इसलिए वो अफवाह थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए अफवाह कम फैलाएं, ज्ञान की चीज़ें ज़्यादा फैलाएं, बेटर ये रहता है। हाँ, वीडियो शेयर कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। उसके बाद में ये हो गया, हाँ, ये डेल्टा स्टार बच गया। इसके अंदर वाइंडिंग की होती है, वो डेल्टा स्टार वाइंडिंग की होती है। ये 2 टाइप होते हैं। वो आगे जैसे जैसे चलेंगे वहाँ पे वो बताऊंगा कि स्टार कौन सी होती है, डेल्टा वाइंडिंग कौन सी होती है, इसी साल देखना। ये तो डेल्टा इस टाइप से कुछ होती है, डेल्टा वाइंडिंग और स्टार वाइंडिंग। ये स्टार वाइंडिंग होती है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, वो तो डेल्टा में की जाती है स्टार्टिंग, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार संयोजन में की जाती है। सेकेंडरी
सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्स रीजन में की जाती है। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और इसके बाद में आता है पावर ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर इसकी जो दक्षता होती है उसकी तो 50% थी वितरण की, तो इसकी वैसे तो 98% के लगभग होते हैं, लेकिन कई बार कुछ बुकों में 100% भी दे रखा है। तो ये 98 से 100% तक होता है। कभी भी एग्जाम में दोनों आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ये भी सही मानते हैं, कई बार ये भी सही मानते हैं। इसलिए जो नीमी पैटर्न की जो बुक होती है उसके अंदर जो आंसर होता है वो सही माना जाता है 98%। उसमें 98 नहीं 100% है। इसमें नीमी पैटर्न के अंदर 100% दिया हुआ है, तो आप नीमी पैटर्न को ज़्यादा सही मानोगे, क्योंकि जो एग्जाम है उसको नीमी पैटर्न को सही मानते हैं। तो इसके अंदर जो पावर ट्रांसफार्मर है वो 98 से 100% की इसकी दक्षता होती है, 100% की होती है। और इसका उपयोग इनका उपयोग तो वितरण के रूप में करते हैं, जो वितरण ट्रांसफार्मर है ये। और ये जो पावर ट्रांसफार्मर है ये उत्पादन के अंदर या फिर जो उद्योग होते हैं, उद्योगों में जो सब स्टेशन होते हैं, उनमें इसका काम में लिया जाता है, पावर ट्रांसफार्मर का काम में लिया जाता है। ये थे आज के ट्रांसफार्मर के टाइप्स। और जो आगे टाइप है वो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज अपने पहले जो पार्ट्स थे ट्रांसफार्मर के क्या क्या पार्ट होते हैं, टैंक में जो मेन टैंक होता है, कंजर्वेटर होता है, बुकोज होते हैं, इस प्रकार से अपन बहुत जो जितने और भी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बारे में अपन ने टाइप्स है जो ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। और वोल्टेज के आधार पर किया, उपयोग के आधार पर किया। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के जो ट्रांसफार्मर को बांटा गया है वो अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो अलग आगे ट्रांसफार्मर के जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। और इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर के टाइप्स है उनके खत्म होने के बाद में जो ये ट्रांसफार्मर का जो ये टाइप्स का जो टॉपिक है वो पूरा होने के बाद में मैं आपको क्वेश्चंस करूँगा, जिससे जितना भी अभी तक का जितना टॉपिक हुआ है, जब तक जितना भी टॉपिक हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पहले करूँगा। इससे क्या होता है कि अपना क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के लेवल से इम्पोर्टेंट होते हैं उनको पहले करने से रिवीजन भी हो जाता है साथ साथ। और दूसरा है उसके बाद में क्वेश्चन होने के बाद में अपन ट्रांसफार्मर का जो अगला भाग है ये टाइप्स होने के बाद में क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जो और आगे टाइप्स हैं उनके बाद में क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में आगे ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है ट्रांसफार्मर का जो मेन और पार्ट बचता है उसको ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें, जिससे जैसे भी न्यू वीडियो डाला जाता है आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट प्राप्त हो सके। और अगर आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। जो भी कमेंट होगा वो आप पढ़ के जैसे जो भी क्वेश्चन आप दोगे वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर उस क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।